नमस्कार बच्चों, आज हम तीसरा पाठ हिमालय की बेटियां पढ़ेंगे। ये एक लेख है जिनके लेखक है नागार्जुन। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। तो बच्चों, इस पाठ के द्वारा लेखक श्री नागार्जुन ने हिमालय की बेटियां अर्थात हिमालय से बहने वाली नदियों के बारे में बताया है। अभी तक तो लेखक ने नदियों को दूर से देखा। जब वह नदियों को देखते थे तो उन्हें बड़ी गंभीर और शांत लगती थी, अपने आप में खोई हुई सी लगती थी। एक संवाद महिला की भांति, संभ्रांत। एक सभ्य महिला की तरह वे उन्हें दिखाई देती थी। और लेखक जब भी इन नदियों को देखते थे तो उनके हृदय में उनके प्रति आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में लेखक डुबकियाँ लगाया करते थे। परंतु जब लेखक हिमालय के कंधे पर चढ़े अर्थात हिमालय की पहाड़ियों पर गए और वहाँ से देखा तो उनका जो रूप है वो लेखक को हैरान करने देने वाला था। लेखक आश्चर्यचकित हो गए, हैरान हो गए कि यही दुबली पतली गंगा है, यही यमुना, यही सतलुज जब समतल मैदानों में उतरती है तो विशाल कैसे हो जाती है। इनका ये जो उछलना कूदना है, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना है, इनकी यह जो भंगिमा है, इनका ये जो उल्लास है, कहाँ गायब हो जाता है, कहाँ अदृश्य हो जाता है। हाँ, जब वह मैदान में जाती है तो एकदम शांत लगती है, एकदम गंभीर लगती है। और ये जो पहाड़ियों में उनका ये जो उल्लास है, उल्लास अर्थात खुशी, ध्यान रखना। कौतूहल, विस्मय, आश्चर्य, लीला अर्थात के बाल लीला। तो लेखक जब हिमालय के
चोटियों पर जाते हैं और वहाँ से नदियों का रूप देखते हैं तो वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि मैदानी इलाकों में, समतल मैदानों में ये इतनी विशाल धीर शांत नदियाँ हैं जो पहाड़ियों में ऐसे बहती है। लेखक महसूस करते हैं कि जैसे वो खिलखिलाकर हंस रही हो। उनकी ये जो भाव भंगिमाएँ हैं, उनकी जो खुशियाँ हैं मैदान में जाकर कैसे कहाँ गायब हो जाती होगी। लेखक सोच रहे हैं कि जब मैं किसी लड़की को देखता, जब किसी कली पर मेरा ध्यान अटक जाता है अर्थात मेरा ध्यान लगता है, तब भी इतना कौतूहल, इतनी जिज्ञासा, इतना विस्मय अर्थात आश्चर्य नहीं होता जितना कि बेटियों की बाल लीला देख करके। तो लेखक ने नदियों को हिमालय की बेटियां कहा है और उनकी जो बाल लीला है, उनके जो बचपन के खेल हैं, वो देख करके लेखक आश्चर्यचकित हो गए हैं। कहाँ ये भागी जा रही है? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंदूर आदित्यकाय, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती है तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा केल के जंगलों में कूंजकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी नटखट बेटियों के लिए कितना सिर ढूंढता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। लेखक नदियों की जब ये बाल लीलाएं देखता है, उसके बचपन के खेल को देखता है। बच्चों, आप जानते हैं कि नदियों का जो उद्गम स्थान है हिमालय, तो जो गंगा है, यमुना है, सतलुज नदी है, ये हिमालय से निकलती है। तो लेखक ने कल्पना की है उनके बाल्यकाल की, उनके बचपन की। तो उनके बचपन के जो खेल ऐसे पहाड़ियों से नीचे की ओर भाग रही है। लेखक सोच रहे हैं कि इतनी जल्दी क्या है इसे, ये कहाँ भागी जा रही है, वो कौन सा लक्ष्य है। लक्ष्य मंजिल, कौन सा लक्ष्य है, कौन सी मंजिल है, ऐसा कौन सा ध्येय है जो उसे प्राप्त करना है, जो इसे इतना बेचैन, अशांत कर रहा है। लेखक जब नदियों को देखते हैं, पहाड़ी पर हिमालय में गए हैं, वहाँ से नदियों का जो रूप है देखते हैं, तो मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि ऐसे कहाँ भागी जा रही है, उनकी मंजिल क्या है, किस मंजिल को प्राप्त करना है जिसके कारण ये इतनी बेचैन हो गई है, अशांत हो गई है। अपने महान पिता, नदियाँ है हिमालय से निकलती है, तो लेखक ने कल्पना की है कि हिमालय है वो पिता है और वहाँ से निकलने वाली जो नदियाँ है वो उसकी बेटियाँ है। तो विराट प्रेम, महान त्याग, पिता का इतना महान प्यार पाकर भी इनका जो हृदय है अतृप्त ही है, अधूरा है, जो तृप्त नहीं हुआ है। तो वह कौन होगा जो इन नदियों की प्यास मिटा सकेगा।
लेखक मन ही मन बहुत सारे प्रश्न कर रहे, सोच रहे हैं। हाँ, बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, हाँ, बर्फ छाई हुई है ऐसी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ है। बंधु आदित्य काय, आदित्य काय, आदित्य काय अर्थात पहाड़ के ऊपर की जो समतल भूमि है उसे आदित्य काय कहते हैं। उपत्य काय, चोटी, पहाड़ की चोटी को उपत्य काय कहते हैं। हाँ, वही उसका लीला निकेतन है। निकेतन अर्थात धन। ये जो नदियां है हिमालय की पहाड़ियों से निकलती है, तो पहाड़ के ऊपर की जो समतल जमीन है, भूमि है, पहाड़ की जो चोटियां है, वही उसकी लीला, लीला अर्थात खेल, खेल कूद का आंगन है, घर है। और खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती है तो देवदा, चीड़, सरो, चीना, सफेदा, केल आदि के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता है, याद करने का अवसर मिल जाता है। तो ये जो जंगल है उनके अंदर जो विभिन्न वृक्ष है, वृक्षों के नाम है। जिस प्रकार हमारे यहाँ हम जानते हैं आम का पेड़ होता है, नीम का पेड़ होता है, बरगद है, पीपल है, उसी तरह वहाँ पर देवदार और चीड़ के पेड़ है। तो जब वहाँ जंगलों में पहुँचती है तो उन्हें बीती बातें याद करने का अवसर मिल जाता होगा, कौन जाने। लेखक मन ही मन कल्पना कर रहे हैं कि कौन जानता है कि बूढ़ा हिमालय है अपनी नटखट, नटखट अर्थात चंचल, अपनी नटखट बेटियों के लिए कितना सिर घूमता होगा, कितना परेशान होता होगा, सोचता होगा कि मेरी जो बेटियां हैं, हाँ, मुझे छोड़कर आगे ही आगे भागी जा रही है। हाँ, बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर भी यदि हम पूछें तो उसके उत्तर में, उसके जवाब में भी विराट मौन के अलावा, एक महान मौन के सिवा उनके पास और रखा ही क्या है, वह भी इसका उत्तर नहीं दे पाएगा। तो यहाँ लेखक ने हिमालय पर्वत को पिता माना है और वहाँ से निकलने वाली जो नदियाँ है वो बेटियों को माना है। और नदियाँ है पहाड़ी से निकलती है, तो उस समय उसका जो बाल्यकाल है, उसके बचपन की जो लीला है उसका वर्णन किया है। जिस प्रकार कोई छोटी सी लड़की है तो वह चंचल होती है, नटखट होती है, एक स्थान पर वह स्थिर नहीं बैठती है, उछलती कूदती रहती है, खेलती रहती है। उसी तरह यह जो नदियाँ है उछलती कूदती हुई, हाँ, खिलखिलाकर हंसती हुई आगे बढ़ रही है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कुबा, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं, दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित
होती रहती है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। लेखक आगे सिंधु और ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं। हाँ, ये दो नाम ऐसे हैं जिन्हें सुनते ही हमें अन्य नदियों की याद आ जाती है। हाँ, अन्य नदियाँ हैं हिमालय की छोटी बड़ी, तो सभी बेटियाँ हैं अर्थात नदियाँ हैं, वो हमारे आंखों के समक्ष प्रस्तुत हो जाती है। उनमें गंगा, यमुना है, सरयू है, गंडक है, कोसी है। वास्तव में लेखक ने बताया है कि ये जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र है अपने आप में कुछ भी नहीं है। हाँ, हिमालय को दयालु बताया है, दया करने वाला बताया है। हाँ, उसका जो हृदय है जब पिघलता है, अर्थात हिमालय है बर्फ आच्छादित है, बर्फ से बने हुए पहाड़ियाँ है, जब बर्फ पिघलती है तो उसकी एक एक बूंद इकट्ठा होती है और इकट्ठा होकर इन दो महानदों बड़ी नदियों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रहती। प्रवाहित अर्थात बहना। तो हिमालय की जो बर्फ है उसके पिघलने से जो बूंद बूंद पानी इकट्ठा होता है, हाँ, वो दो महानदियों के रूप में समुद्र की ओर बहता रहता है। हिमालय है, हाँ, कितना सौभाग्यशाली है समुद्र। स्वाभाविक है कि नदियाँ हैं पहाड़ी से निकलती है और समुद्र को जाकर मिलती है। तो यहाँ लेखक ने समुद्र को सौभाग्यशाली बताया है, कितना भाग्यवान है कि जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय प्राप्त हुआ है। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती है। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। लेखक ने आगे बताया है कि जब मैदानी इलाकों में हम इन नदियों को देखते हैं तो शायद ही हमें विचार आया हो कि भाई ये जो नदियाँ हैं हिमालय को बूढ़ा कहा है, क्योंकि काफ़ी सालों से, हजारों सालों से हिमालय पर्वत है तो उसे बूढ़ा बताया है। और उसकी गोद में ये जो बच्चियाँ है, ये जो नदियाँ है, हाँ, कैसे खेलती कूदती रहती थी। हाँ, जिस प्रकार छोटे से बच्चे हैं, छोटी सी बालिकाएं हैं, नंग धड़ंग होकर के अपने माता पिता की गोद में खेलती रहती है, उसी तरह ये जो नदियों का बालिका स्वरूप है, प्रारंभिक रूप है, भले ही पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक न हो, जो वहाँ पर पहाड़ियों में रहते हैं उनके लिए कोई आकर्षण नहीं होता है, लेकिन लेखक है मैदानी इलाकों से वहाँ हिमालय गए हैं तो उनके मन को लुभाने वाला प्रतीत होता है और वो अंत में कह देते हैं कि भाई हिमालय जैसे ससुर हो और समुद्र उसका दामाद हो। यह कहने में उन्हें कुछ भी झिझक अर्थात संकोच जरा भी संकोच नहीं होता है कि भाई यदि नदियाँ हैं पहाड़ी से निकलकर समुद्र को मिलती है, अर्थात समुद्र से उनका विवाह होता है, तो समुद्र को लेखक ने दामाद कहा है और हिमालय को उसका ससुर कहा है। तो बच्चों, ये पाठ आप पढ़ें और आगे पढ़ करके आइए। कल हम इस पाठ को और आगे पढ़ाएंगे। धन्यवाद।